जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपका परमार पवार वंश की जब हम बात करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आप में। देखिए परमार वंश पूरी राजवंश के पश्चात जिस वंश की जब हम जिक्र करते हैं, तो परमार या फिर पवार वंश की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको सर्वप्रिय तौर पे देखिएगा, ध्यानपूर्वक से इसको समझिएगा कि ये धर्म कितना फलीभूत रहा। ये जो परमार राजवंश है, इसकी अपनी क्या विशेषता रही, क्या इसकी दृढ़ता रही। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो परमार राजवंश की जब हम बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? कनकपाल को माना जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि परमार या पवार वंश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो वहाँ पर तीन चार नाम दिए जाएंगे, उसमें से एक नाम ही दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कनकपाल वो व्यक्ति था जिसको इस परमार राजवंश का संस्थापक के रूप में, मुखिया के रूप में जानते हैं। और इसकी जो पुष्टि, अब पुष्टि का मतलब क्या होता है, मुझे बता सकते हैं कि पुष्टि क्या होता है? कि हमें कैसे पता चला कि ये ही इसका राजा था, ये पहला संस्थापक के रूप में ये था? कैसे पता चलेगा बेटा, बताओ। सर, पुष्ट पुष्टि के द्वारा पुष्टि पुष्टि होगी, मतलब जानकारी प्राप्त हो गई। जैसे कैसे पता चलेगा? अब मैं कहूँ विद्या के पिताजी का नाम क्या है? ये आपके जो पिताजी हैं, सर, जो वीरेंद्र सिंह भंडारी जी हैं, कंडारी। तो हमें लोग बताएंगे ना कि वो जी। फलाने फलाने की बेटी है। हमें इससे पता चल जाता है कि अरे ये फलाने फलाने की बेटी है। इस हमें कहीं ना कहीं उससे क्या हो जाता है, पूरा प्रमाणित हो जाती है कि ये फलाने फलाने की बेटी है। तो इस तरीके से पुष्टि की जाती है। अब देखिए, और जो ये माना जाता है, कनकपाल को माना जाता है इस तथ्य की जो पुष्टि होती है। अब ये कनकपाल की पुष्टि कौन करता है? ये पुष्टि श्री बैकेट बैकेट ये बैकेट करके लिखा है के द्वारा, जो प्रस्तुत परिवार वंशावली और सभासार नामक ग्रंथ से होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभासार सभासार नामक ग्रंथ से किस चीज की पुष्टि होती है, ये क्या है? तो ये जो ग्रंथ है, ये जो परमार राजवंश है, तो इस ग्रंथ से इस राजवंश की कहीं ना कहीं हमें बारे में पता चलता है। इसमें जो चीज़ें उल्लेखित की गई हैं, हमें इस ये भी जानकारी प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। ये जो राजवंश रहा है, ये कहीं ना कहीं विधिक तौर पे फला फूला रहा होगा। और यही चीज़ें हमें साहित्य, अगर हम कहें बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें जो साहित्य स्रोत प्राप्त होते हैं, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि उस कालखंड में क्या क्या घटनाक्रम रहा होगा, उस कालखंड का हमें कहीं ना कहीं एक दर्पण जो देखने को मिलता है, जो हमारे पुराने पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि इस कालखंड में क्या क्या घटनाक्रम घटा होगा। ठीक है। अब ये इसके अतिरिक्त जो परमार वंशावली कैप्टन हार्डविक और विलियम एटकिंसन महोदय ने भी इसमें दिया। देखिए जो विदेशी जो शासक रहे हैं, ये विदेशी जो राइटर रहे हैं, उन्होंने भी इस संबंध में अपने तथ्य दिए हैं, या कहे इस संबंध में भी उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत करी है। इन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ें इस समय घटनाक्रम ये घटा होगा, क्योंकि हम जब बात करें परमार राजवंश की, ठीक है, तो क्या था, हार्डविक और विलियम एटकिंसन महोदय ने भी दिया है। तो याद रखिएगा ये चीज़ को। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है परमार जो राजवंश की अगर संज्ञा की अगर बात करता हूँ, तो ये पर का मतलब होता है, जो ये याद रखिएगा, जो ये यहाँ पर जो शब्द दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ये पर, एक ये देखिए, ये जो पर, जो ये शब्द दिया गया, पर का मतलब होता है शत्रु। अब जो मार का शत्रु, जो मार 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 का जो शब्द है मारना, तो बेसिकली ये शत्रु को मारना परमार वंश का होता है। राजपूतों का क्या होता है, एक कुल जो क्या आता है, अग्नि कुल के अंतर्गत ये आता है। ये लेके चलो कि जो राजपूतों का एक कुल होता है, जो अग्नि
कुल के अंतर्गत ही आता है। तो परमार विशेषकर अगर कहें, जो परमाणु की उत्पत्ति का जो हमें ज्ञान होता है, वो शिलालेख या फिर प्रज्ञागुप्त रचित क्या होता है, जो जो ग्रंथ हैं, ये इन ग्रंथों से कहीं ना कहीं हमें इस राजवंश का हमें कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ये तुम्हारे समझ में आ रहा है बेटा? जी अगर सर, जी सर। जहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पर आप मेरे से बीच में रोक सकती हैं सर, कि यहाँ पर मुझे बता दीजिए, हम दोबारा उस चीज़ को वहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? जी सर। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कहता है कि एटकिंसन, ये यहाँ पर एक शब्द को देखिए, एटकिंसन ने अल्मोड़ा के किसी किसी पंडित के संग्रह से अपनी सूची ली। जो ये तमाम चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, तो इसमें जो एटकिंसन है, इन्होंने अल्मोड़ा के कोई एक पंडित हुआ करते होंगे, किसी पंडित के जो संग्रह, मतलब जहाँ पर किताबें जो भी चीज़ें अभिलेख जो रहे होंगे, तो उनसे इन्होंने क्या करे, अपनी सूची ली। और इसमें श्री बैकेट की सूची सर्वाधिक प्रमाणित प्रतीक होती है, कि कहते हैं कि जो ये हमने जो शब्द की जो हमने बात करी, तो इसमें एक व्यक्ति विशेष की बैकेट की जो सूची थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है। कि मान कर यार ये बहुत ज़्यादा, हम जैसे कहते हैं कि रामायण क्या होती है, ये हमारे साक्ष्य के तौर पे मानी जाती है, कि रामायण के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस कालखंड में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें रही होंगी, ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें उसमें हमें पता चल जाती हैं। तो ये कहते हैं कि श्री बैकेट की सूची सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है, क्योंकि यह जो सुदर्शन सा ग्रंथ था, तो जो सुदर्शन सा द्वारा जो रचित जो ग्रंथ था, सभासार, जो 1828 ईस्वी से पूर्णतः मेल खाती है। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं, जो ये सभासार जो ग्रंथ है, जो सुदर्शन सा द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ है, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं आपस में कहीं ना कहीं मेल खाती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो परमार राजवंश की जब हम बात करते हैं, तो परमार राजवंश की जो उदय की जब हम बात करते हैं, इस कालखंड का जो शासनकाल रहा होगा, वो 9वीं शताब्दी से आपके 14वीं शताब्दी के बीच के मध्य में, ये अगर हम कहें मध्य, जो पश्चिमी मध्य भारत है, मालवा के आसपास का ये क्षेत्र में इनका शासन रहा था। और परमार राजवंश की जब हम बात करते हैं, सिया का एक राजा था, एक सिया का, जो परमार वंश का जो राजा था, सिया का द्वितीय द्वारा जारी जो हरसोल तांबे की प्लेटें, जो 19 सॉरी, वो था आपका 949 ईसा पूर्व उसको स्थापित किया गया था। तो परमार वंश बेसिकली अगर हम देखें, मान्य खेता के जो राजकूट थे, उनके सामंत के रूप में इनको जाना जाता है। और जो ये परमार राजवंश की जो प्रारंभिक अगर हम कहें जो राजधानी जो रही, वो उज्जैन में रही। बाद में धरन करके है, धरन, ये के बाद उन्होंने धरन करके था एक स्थान था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी वो राजधानी को बना लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो परमार राजवंश था, इसका किस प्रकार से इतिहास रहा। अगर हम इसके इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो ये बड़ा ही अपने आप में बहुत बेहतरीन ये रहा, इसका शासक भी बहुत शानदार ये रहा। जब हम परमार राजवंश के इतिहास को अगर देखें, तो साराधिक विवादित है और साथ ही मतभेदपूर्ण ये रहा। विवादों से इस परमार राजवंश का ये जो राजा प्रश्नावली अगर कहें कि सॉरी, जो परमार प्रश्ना वंशावली थी, तो ये कहीं ना कहीं विवादों में और जो इसका भेदपूर्ण ये रहा है, क्योंकि जो परमार राजवंश के इतिहास को कठिन माना जाता है, कठिन बनाता है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से विवाद रहे हैं, और जितने भी इतिहासकार रहे हैं, उन इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों में इसका क्या किया है, विशेष तौर से अगर हम देखें, गहन अध्ययन भी किया है, उसके बारे में इन्होंने अपने तथ्य भी दिए हैं। उत्तराखंड अगर हम कहें, उत्तराखंड में जिस प्रकार से राजनीति इतिहास रहा है, जैसे कि अलग अलग किताबें, चाहे वो जितने भी आपके राइटर हैं आजकल के डेट में, जो राइटर बेसिकली है जिनको पढ़ा जाता है, अजय रावत की किताब सारथी रूप में बच्चे आजकल पढ़ते हैं, तो उसमें भी इसका मुख्य आधार माना गया है। तो परमार राजवंश के
नोट्स वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और गढ़वाल में अगर हम बात करें, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की अगर बात करते हैं, तो 688 ईसा पूर्व से अगर हम बात करते हैं, तो 1947 ईस्वी तक की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में अलग अलग समय में शासकों ने अपना शासन किया। जो मैंने एक शब्द यहाँ पर आपको मैं बार बार यहाँ पर उच्चारित कर रहा हूँ, वैकेट करके लिखा है यहाँ पर, आपने देखे वैकेट करके दिया है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, तो गढ़वाल में जो परमार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक ये रहा। और लगभग अगर हम देखें, बेसिकली करके 12 शासकों का इसमें हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह देखिएगा, तो यहाँ पर पहला जो आप देख पा रहे होगे, कनकपाल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। थोड़ा सा आपको परमार राजवंश की अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम परमार राजवंश, जैसे हम गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो आता है, तो ये 6ठी शताब्दी में जो आपका हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात क्या था, पूरा जो उत्तर भारत की अगर जब हम बात करते हैं, तो इस भूभाग में अगर हम देखते हैं बेसिकली, तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी। अगर मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर बाई चांस मान लीजिए किसी तरीके से जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री मोदी की भी हत्या हो जाती है, दो पल के लिए सोचिए, तो पूरे देश में क्या होगा, एक कहीं ना कहीं उथल पुथल मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें डगमगा जाने शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, राजनीति क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। तो देश में कहीं न कहीं भी कोई भी बड़ी महाशक्ति अगर देखें तो नहीं बच पाएगी। तो क्योंकि जो बड़ा सत्ताधीश होता है, अगर उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो बड़ा ही राजनीति जो गलियारे होते हैं, वो बड़े ही रोचक तरीके से बदलाव उनमें आता है। और जितने भी जब मैं प्रांतों की बात करता हूँ या राज्यों की बात करता हूँ, तो नियंत्रण स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जितने भी बड़े बड़े जनपद होते हैं, जनपदों में छोटे छोटे उस टाइम पे क्या होते थे, प्रांत हुआ करते थे, वो भी स्वतंत्र रूप में वो उनको घोषित किया गया था, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप में अपना राजपाट किया करते थे। छोटे छोटे प्रांत उस समय हुआ हुआ करते थे। और अगर हम मैं बात करें, जो उज्जैन से अगर हम देखें, उज्जैन से सुदूर उत्तर में अगर हम देखें, उत्तर की तरफ देखें, तो उत्तर में हमें उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में हमें कुछ ऐसा घटनाक्रम घटते हुए देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल में छोटे छोटे, जैसे हम गढ़ों की बात करते हैं, आपने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में देखा होगा, 52 गढ़ों की भी जिक्र होता है। जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, उन प्रांतों को गढ़ों के रूप में हम जानते हैं। और बहुत ढेर सारे ऐसे कठिनाइयाँ या जो अगर हम एक तरीके से कहें, बहुत बेहतरीन या खूंखार टाइप के शासक भी यहाँ पर स्थापित रहे। जब मैंने आपसे ये कहा कि जब हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई, उसके पश्चात जिस प्रकार से अशांति या अव्यवस्था जिस प्रकार से फैली, और इससे क्या हुआ, राजनीति अस्थिरता के कारण क्या हुआ, उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल था, गढ़वाल मंडल में जैसे हमने कहा कि 52 गढ़ों की में ये विभाजित हो गया। देखिए, इससे पूर्व 52 गढ़ों में विभाजित नहीं हुआ था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके पश्चात गढ़वाल मंडल में या कहें उत्तराखंड में जिस प्रकार से अशांति या अस्थिरता पैदा हुई, तो गढ़वाल मंडल में 52 गढ़ों को में ये विभाजित हो गया। तो याद रखिएगा। और उस बिखराव के कारण क्या हुआ, मध्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई का क्या हुआ, उदय हुआ, या कहें जिसे हम चांदपुर गढ़ के रूप में भी जानते हैं, जो चमोली में पड़ता है। और उसके जो राजा थे, जो भानु प्रताप, उसमें अपना शासन स्थापित करते हैं। और भानु प्रताप को जो सोनपाल होते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में सोनपाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, आपको पता होना, भानु प्रताप को ही सोनपाल के नाम से जाना जाता है। और 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली गढ़ के रूप में माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली गढ़ के रूप में कौन सा गढ़ स्थापित होता है, कौन सा गढ़ माना जाता है, 52 गढ़ों में सबसे मजबूत गढ़ कौन सा माना जाता है, बताइएगा। वेरी गुड। तो चांदपुर। चांदपुर जो गढ़ था, उस गढ़ का जो चमोली में है, इस गढ़ का राजा कौन था, उसको दूसरे भानु किस नाम से प्रताप। जाना जाता है। सर वो भूल इसको गई। सोनपाल के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, 52 गढ़ों का सबसे शक्तिशाली ये सोन। हुआ। अब थोड़ा सा आपको मैं सीधे ज़्यादा क्योंकि सीधे कनक पाल पे ले जाऊं, तो क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये थोड़ा शॉर्ट नोट्स बने हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ, तो इसको विस्तार से सुनिएगा, ये कहानी के तौर पे सुनिएगा, मैं कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आपके, मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा, जितने भी बच्चे से देखेंगे तो पहले इसे कहानी के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर आप कनक पाल को पढ़िएगा। जब तक आपका जो इतिहास में जो चीज़ें पहले वर्णित हैं, अगर वही आपका कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं होगा, आप सीधे कनकपाल को पढ़ोगे तो आप बीच में क्या क्या चीज़ें घटनाक्रम रहा, किस प्रकार से कनकपाल आया, तो वो तमाम चीज़ें आपके समझ में नहीं आ पाएगा। जब मैं बात करूंगा कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये परमार राजवंश की जब हम बात करें, पवार वंश की जब हम बात करते हैं, इसका उदय, अब उदय जिस प्रकार से हमने चर्चा करी थी बेटा कि कत्यूरी राजवंश का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से उसमें चीजें रही, तो हमने वो सारी चीजें पढ़ी। तो उसी प्रकार से परमार राजवंश की जब हम बात करते हैं तो इसका उदय किस प्रकार से हुआ, उदय होने का कारण क्या था, तो इसकी तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, कहानी के तौर पे हम इसको समझेंगे। एक कहानी ये लेके चले कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप वो श्रोता के तौर पे इस कहानी को समझिएगा। चीज को रटने से बेहतर क्या होता है, किसी चीज को कहानी के तौर पे समझना। जैसे आप पिक्चर हॉल में किसी पिक्चर को देखने जाते हो, तो वो पिक्चर आपके आजीवन याद हो जाती है, और आपके दादी या दादा या माता या पिता ने जब आपको बचपन में कोई कहानी सुनाई होगी, तो आज तक उसको आपके स्मरण में वो कहानियाँ होंगी। आने वाले जो पीढ़ी है आपकी, आप उनको भी उन कहानियों से ओतप्रोत करोगे। तो उसी प्रकार की एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो परमार राजवंश को पवार वंश के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। परमार राजवंश का शक्ति जो संस्थापक के रूप में किसे माना गया था बेटा, संस्थापक के रूप में कौन, कनकपाल को कनकपाल। जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और कनकपाल का जब हम बात करते हैं, जो कनकपाल जो गद्दी पर बैठा था, हम बात करेंगे यहाँ पर जो हम सीधे जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, फिर मैं आपको उसकी तरफ ले जाऊंगा। कहते हैं कि वो था आपके 688 ईसा पूर्व अगर की हम बात कर रहे हैं, और विक्रम संवत के आधार पर अगर हम पूछा भी जाता है तो 745 ईस्वी की बात है। ये व्यक्ति क्या होता है, गद्दी पे बैठता है, और कनकपाल गुज्जर प्रदेश के किसी क्षेत्र से, जो हरिद्वार या कहें पर्वतीय क्षेत्र के पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए ये आए हुए थे। और चांदपुर गढ़ जो हमने कहा, जो सबसे शक्तिशाली जो गढ़ हुआ करता था, चमोली में वो हुआ करता था, चमोली के अंतर्गत आता है। तो इसकी यात्रा के दौरान इसकी मुलाकात जो चांदपुर का जो शक्तिशाली जो राजा था, वो राजा का नाम मैंने अभी आपको बताया था, क्या था बेटा, सोनपाल और हम्म, बताइए, भानु बिल्कुल सही भानु है, प्रताप। भानु प्रताप, हाँ प्रताप। भानु प्रताप। अच्छा, भानु प्रताप ठीक को है, एक मैंने आपको तो। कहा, तो भानु प्रताप को नहीं, इसका देखिए नहीं संस्थापक हम। सर, अब थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पवार राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया था कि इस वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है। और इस तथ्य की पुष्टि श्री वैकेट के द्वारा जो जो पवार वंशावली है एवं और सभा सार नामक जो ग्रंथ है, इसमें मिलता है। हमने इससे पे पूरा चर्चा कर ली है। अब मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैंने कहा था कि जब जो विक्रम संवत था 745 ईसा पूर्व में, जब एक गद्दी में बैठता है, कनकपाल जो व्यक्ति था, ये गुर्जर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र, जैसे हरिद्वार जो किसी एक क्षेत्र का ये रहा होगा ये व्यक्ति। कहीं ये प्रदेश में जिस प्रकार हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो ये भी तीर्थ यात्रा हरिद्वार और उत्तराखंड के हरिद्वार में या पर्वतीय क्षेत्रों के जितने भी पवित्र धार्मिक स्थल थे, उनकी यात्रा के लिए ये निकला होगा। और चांदगढ़ की जब हम कहते हैं, जो भानु प्रताप या कहें या सोनपाल, इस यात्रा के दौरान क्या हुआ था, इसकी मुलाकात उससे होती है। और सोनपाल जो मालवा का जो गुज्जर प्रदेश के राजकुमार से ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और क्या करता है, ये अपनी पुत्री का कनकपाल से विवाह कर देता है। कौन करता है, याद रखिएगा, जो सोनपाल था, सोनपाल क्या था, मालवा
जो प्रदेश के जो राजकुमार होता है, राजकुमार से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो प्रभावित होता है, अत्यधिक उस प्रभाव वो छोड़ता है। तो अपनी पुत्री का क्या कहता है, जो कनकपाल था, ये भी क्या होता है, ये प्रदेश का क्या होता है, ये जो कनकपाल होता है ये क्या होता है, गुर्जर प्रदेश का एक राजकुमार होता है। और ये कि जब इस क्षेत्र में ये यात्रा के लिए आता है तो चांदपुर के गढ़ के जो सोनपाल थे, भानु प्रताप जिसे हम कहते हैं, तो जब इनसे मिले तो इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा प्रेम रहा होगा और आपस में बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित हुआ। तो इसने क्या करा, अपनी पुत्री का जो विवाह था वो कनकपाल से इसका विवाह कर दिया। और जो दहेज देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं आज के दहेज में, आप सभी को पता होगा, कभी कुछ दिया जाता था पहले, चीज़ें जैसे बकरी दे दी, भैंस दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ें दे दिया जाता था, उसमें खाने के लिए नहीं होता तो क्या चीज़ें दे सकते थे उस टाइम पे, ये तमाम चीज़ें दी जाती थी। और राजा ने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह जब कनकपाल से करा तो दहेज के रूप में जो सबसे शक्तिशाली जो गढ़ था, जिसे हम चांदपुर का जो परगना गढ़ था, याद रखिएगा, चांदपुर का जो परगना जो गढ़ था, इसको प्रदान कर देता है, वो दहेज में दे देता है। और ये जो जो सोनपाल था वो क्या था, बद्रिका आश्रम ये चला जाता है। तो कुछ ये पता होना चाहिए, ये बद्रिका आश्रम जब जाते हैं, यहीं से एक क्या कहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट आता है। कनकपाल क्या होता है, परमार राजवंश को धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ाते हुए चलता है। और जो ये गुज्जर प्रदेश की जब मैंने आपसे बात करी, तो ये गुज्जर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है, जैसे कि हम कहते हैं अलग अलग प्रांतों में या कहीं राज्यों में हमें गुज्जर देखने को मिलते हैं। हमें आपके राजस्थान में गुज्जर देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक भाग था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक भाग था जिसे मालवा, और साथ ही हम कहते हैं जो गढ़, जो गुजरात था, गुजरात का संपूर्ण क्षेत्र इसी के अंतर्गत। सर हाँ हाँ, गुजरात गुजरात भी होता सुना है बेटा, था। क्योंकि गुजरात का जो, हाँ गुजराती हाँ, बोलते हैं सर इसको। देखिए, ये आप सही कह रही है। मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जानता, जैसे मैंने कहा ना, गुज्जर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान में भी आपको गुज्जर देखने को मिल जाता है, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का एक भाग था मालवा। और साथ ही जब हम बात करते हैं जो गुजरात, इसका संपूर्ण क्षेत्र, इसके अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत ये संपूर्ण क्षेत्र आता था। समझ में आ गया, जैसे हमारी बिटिया कह रही है कि ये जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। और जब हम बात करते हैं जो जो क्षेत्र जो था, इन क्षेत्रों में उस टाइम पे कौन से शासक रहा करते थे, कभी क्वेश्चन भी बन सकता है। जो ये गुज्जर, जो गुजरात था, जो गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राजा का उस समय शासन हुआ करता था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें उसमें राजपूतों का इसमें क्या था शासन हुआ करता था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो राजपूत थे उनकी जो उत्पत्ति जो मानी जाती है, वो आबू की जो पर्वत के जो अग्नि कांड हुआ था, वहीं से उसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी। आबू पर्वत जो था उससे राजपूतों का उदय माना जाता है, जो अग्निकांड हुआ था तो उससे, अग्निकांड से इसकी उदय हुआ माना जाता है। और बहुत ढेर सारे ऐसे हमें साहित्यकार देखने को मिल जाते हैं, जैसे सुदर्शन शाह के, जैसे हमने यहाँ पर आपसे बात करते, सुदर्शन शाह का एक ये ग्रंथ है, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ग्रंथ का क्या नाम, सभासार ये ग्रंथ है, जो 1828 ईस्वी में यह है। तो इसमें, इस ग्रंथ में भी हमें देखने को मिलता है कनकपाल को परमार राजवंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो यह देखिएगा। और मैंने आपसे ये भी पूर्व में ये चर्चा करी थी कि जो ये परमार राजवंश है, ये विवादित, मतभेदित ये वंश रहा है। क्योंकि जब कनकपाल को गद्दी में बैठने में बैठाने के लिए लेकर बहुत ढेर सारे क्या हुए, ऐसे अत्यधिक मतभेद हुए। और कुछ इतिहासकार भी अपने अपनी प्रेडिक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि 1888 में ये मानते हैं, कुछ तो मानते हैं कि भैया जो कनकपाल है उसने धारा नगरी से इसे जोड़ते हुए, कुछ मालवा से मानते हैं इसको, कोई कहते हैं कि धारा नगरी से इसको जोड़ते हैं, कोई कहते हैं कि भैया मालवा प्रदेश से आया था। और अगर हम देखें बेसिकली है तो इसके कहीं भी हमें पुख्ता सबूत देखने को नहीं, अगर जिसे पुख्ता सबूत अगर कहें तो उचित प्रमाण हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सही सही तरीके से इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि भैया ये कहाँ से था। और ये बात सत्य भी है, ये नहीं भी है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं शंका होती है। और जब हम बात करते हैं कि भैया जो कनकपाल की जब हम बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड आया। और
और उसका जो उल्लेख हमें जो देखने को मिलता है, मैंने कहा कि जो सोनपाल था, जब इसको जो चांदपुर का जो गढ़ जब इसको दहेज में दे दिया था, तो सोनपाल कहाँ चला गया था? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम। और जो हमें इसका जो उल्लेख बेसिकली जो प्राप्त होता है आदि बद्री में, इसका हमें उल्लेख मिलता है। जो पातीराम ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, जो आदि बद्री में इसका उल्लेख मिलता है। और पातीराम एक शख्स थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का नाम था गढ़वाल एंड सेंट एंड मॉडर्न, ये याद लिख लीजिए। तो पातीराम की पुस्तक थी गढ़वाल एंड सेंट एंड मॉडर्न। किताब में लिखा है कि कनकपाल मालवा से आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा इतिहासकार है या कौन सा वो साहित्यकार है जिसने इस चीज़ की पुष्टि करी कि जो कनकपाल था वो मालवा से आया था। तो ये किस किताब में इसका जिक्र मिलता है, तो पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो किताब थी गढ़वाल एंड सेंट एंड मॉडर्न करके वो किताब में लिखा है। तो ये तमाम चीज़ें पूछी जाती। अब यहाँ से हम कनकपाल के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देख पे कनकपाल को परमार या पवार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कनकपाल मूलतः कहाँ का रहने वाला था, इस विषय पर इतिहास विदों में मतभेद रहा है। हमने समझ गए ना कि इतिहासकारों में क्या मतभेद रहा है। अब मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ाया, अब आपके समझ में अब ये धीरे धीरे से अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगा। देखिए, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी का मानना है, ये भी बड़े ही इतिहासकार हैं, इनके द्वारा भी कई किताबें लिखी गई हैं। और पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी का मानना है कि कनकपाल धारा नगरी से आया था। मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये कहाँ से आया था, कि ये कोई तो कहता है कि इसके जो उचित परिणाम जब नहीं मिलते हैं, तो कोई कहता है कि धारी नगरी, धारापुरी कहते हैं, कोई धारा नगरी के से जोड़ते हैं, कोई मालवा से कहता है। तो ये कहते हैं कनक की क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनकपाल धारा नगरी से आया था, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी का ये मानना था कि ये धारा नगरी से आया था। और एटकिंसन महोदय ने रतुड़ी के मत का समर्थन किया। और वो लिखते हैं, जो एटकिंसन थे, ये लिखते हैं कि भैया कि ये जो कनकपाल था ये धारा नगरी के पवार वंश का एक युवक था। और इस युवक द्वारा अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा में ये आया और मार्ग में सोनपाल नाम के राजा का राज्य पड़ता था, उसके वहाँ वह युवक मिलने वहाँ पहुँचा। सोनपाल उस युवक से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी कन्या का विवाह उस युवा से करा दिया और दहेज में चांदपुर गढ़ जो परगना था वो प्रदान किया। वाल्टन भी एटकिंसन के मत से सहमत होते हैं। तो याद रखिएगा, इतना तो समझ में आ गया ना बेटा। अब देखिए, जी सर। कहते हैं, ये मैंने अभी आपको पूरी तरीके से बताया था, इसकी जो कहानी अपने जितना मुझे याद था उसके तौर पे मैंने आपको सुना दिया। अब हम इसको पते से तौर पे इस पे देखते हुए चलते। डॉक्टर पातीराम ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गढ़वाल बिल्कुल एंड सही। सेंट एंड मॉडर्न। तो ये किताब में इन्होंने लिखा, कहते हैं कि ये भैया ये व्यक्ति तो मालवा से आया था, ये जो युवा था बड़ा ही। अब अगर मान लो जो चांदपुर का जो राजा था, जो सोनपाल था, इस युवक से इतना प्रभावित हो, ये युवक तो उस समय बहुत ज़्यादा शानदार सुंदर एक हष्ट पुष्ट युवक ही रहा होगा ना। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह ऐसे थोड़ा कर देगा, हैंडसम रहा होगा, डोले सोले रहे होंगे, बड़ा तेज इस युवक में रहा होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी इसमें रही होगी। तो इस वजह से, इसकी वजह से इसको अपनी पुत्री का विवाह इससे करा। और जो डॉक्टर पातीराम ने अपनी पुस्तक जो आपने कहा था गढ़वाल एंड सेंट एंड मॉडर्न की जो हमने बात करी थी, इसमें संवत्सर अगर कहें 1756 में तत्कालीन राजवंश के जो कनकपाल मालवा से गढ़वाल आए। देखिए, ये कहता है कि मालवा जो कनकपाल था वो मालवा से गढ़वाल आए। वे चंद्रवंश के थे। वो कहते हैं कि भैया ये चंद्रवंश के थे और इस पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित पुरातन नियम के अनुसार गढ़वाल के शासक सोनपाल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह
कर दिया। और सोनपाल की जब हम बात करते हैं तो सोनपाल के बाद कनकपाल जो सिंहासन रूढ़ हुआ, कहने के बाद सत्ता पे ये बैठा। और सोनपाल गढ़ राज्य की गढ़ियों गढ़ियों में से एक गणपति ये होंगे। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा के रूप में ये उभर के समक्ष आया। और जो सोनपाल था, सोनपाल को बेसिकली अगर सोनपाल को या कहें जो ये व्यक्ति था इसको ही माना जाना चाहिए था, मगर जो इतिहासकार मानते हैं वो कहते हैं कि भैया कनकपाल ही क्या था, आपका इस राज्य का क्या था, संस्थापक के रूप में माना जाता है। देखिए मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ कि उपरोक्त मत पूर्णतः सत्य नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि विद्वान अपने अपने मत के पक्ष में ठोस प्रमाण नहीं दे पाए। संभवतः लोगों ने कुछ साहित्यकारों की पंक्ति के आधार पर ही अपना मत प्रस्तुत करा। देखिए कोई भी व्यक्ति जितने भी, चाहे वो एडकिंसन हो, वाटरन हो, या फिर आपके पाथीराम हो, चाहे वो डॉक्टर राधा रतोड़ी हो, जो हमने यहाँ पर देखा है, सॉरी राधा रतोड़ी की नाम याद आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने किसके बारे में बात, हाँ रतोड़ी के, हाँ तो उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो इनके द्वारा अपने अपने मत दिए गए। तो इतिहास में इनके जो भी अन्य विद्वान हैं तो इनके बातों से सहमत नहीं थे। तो कुछ इतिहासकारों की जो पंक्तियां लिखी होंगी, कुछ पंक्तियों के आधार पर वो अपना मत प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। सर हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि ये राजा है ना जो भानु प्रताप, सोनपा, इनकी बेटियां ही थी, लड़के नहीं थी। इस वजह से उन्होंने उस लड़के को, मतलब जो राजा थे ना, उनको घर जमाई रख दिया था। अच्छा, ऐसे मत भी प्रचलित है वहां पे। सर मैं गई हूँ वहां पे चांदपुर गढ़ी में। इसमें क्या खूबी है इस गढ़ की, बताइए। सर यहाँ पे जैसे मतलब वैज्ञानिक विधि का पूर्णतः प्रयोग मतलब वहां पे हुआ है। अंदर ही अंदर, मतलब एक होता है ना, कुएं से खोद रखे हैं, अंदर ही अंदर सुरंग है निकलने की बाहर, वो अब बंद कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है। जब कहते हैं ना कि बहुत ढेर सारे से पुराने विद्वान कहते हैं, देखिए हमारे प्रदेश में पहले क्या होता था, भ्रमण हुआ करता था। लोग क्या कहते हैं, ये तीर्थ यात्राओं में यात्राओं पर निकलते थे। जब हम यात्राएं करते हैं, जब हम किसी स्थान को प्रत्यक्ष तौर पर जब हम समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो हमें पढ़ने से अधिक यात्राओं करने से हमें क्या होता है, हमारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है। जैसे गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व को नापा, या कहें हमने ज्ञान प्रचार एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य से, ये हमें जितना हम यात्रा करेंगे हमारा उतना बौद्धिक ज्ञान प्रबल होगा, हमें वो चीज़ें इतनी समझ आती हैं। तो अच्छी बात है आप यहाँ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि ये चीज़ें इसमें हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटिया यहाँ पर आप देख पा रही होंगी, तो कहते हैं कि चांदपुर गढ़ से प्राप्त एक शिलालेख में अंकित लेख से प्रतीत होता है कि कनकपाल गुर्जर प्रदेश के किसी क्षेत्र से गढ़वाल आए थे। अब देखिए चांदपुर गढ़ी में एक ऐसा शिलालेख प्राप्त होता है, एक पत्थर का बड़ा सा पत्थर प्राप्त होगा, तो उसमें शिलालेख में आपको देखने को मिला यहाँ। सर मैं थोड़ा छोटी थी उस टाइम पे, अब जब भी उतना आप ध्यान विजिट नहीं है। करोगे तो चांदपुर गढ़ी में जब विजिट करोगे तो वहाँ पर ये मुझे लगता है जी। ये शिलालेख होगा। इसमें ये लेख अंकित है कि इस लेख में ये कहा गया है कि जो कनकपाल गुर्जर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र या किसी एक प्रांत से आया होगा, ये गढ़वाल आए थे। और इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण भी यहाँ प्रमाणित है। एक अलग प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है कि गढ़वाल के गढ़वाल वंश के आदि पुरुष मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गढ़वाल आए थे। देखिए जो गढ़वाल जितने भी लोग, हम कहते हैं कि गढ़वाल का जो भूभाग में जो भी लोग आए होंगे, उनके जो पुरखे रहे होंगे, वो पुरखे आदि पुरुष मेवाड़ के रहे होंगे। फिर वो गुजरात प्रांत जो रहा, फिर महाराष्ट्र से होकर गुजरात गए होंगे, फिर महाराष्ट्र होकर ये गढ़वाल आए। तो फिर इस गढ़वाल भूभाग में जब आए तो ये गढ़वाल में ही ये रह गए, जिसे गुज्जर प्रदेश भी कहा जाता है। गढ़वाल को
अगर पवार वंश की अगर हम बात करते हैं तो इस समय इसको अन्य नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गुज्जर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लेके चलिए कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गुज्जर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गढ़वाल मंडल को कहा जाता है। तो इसका प्रमाण इस वंश के जो नरेश थे, इसके कालखंड में जो बनी जो गणेश की जो मूर्ति है, जो भगवान गणेश की जो मूर्ति बनी है अथवा यह चित्र है जिसमें उनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, उदाहरणतः जोशीमठ से प्राप्त गणेश की जो नित्य रहित मूर्ति जो टिहरी के पुराने दरबार के जो राजा प्रसाद के दरबार पर ही क्या है, द्वार पर बनी। काष्ठ काष्ठ की मतलब होते हैं कि लकड़ी की मूर्ति ये बनी, ये की गणेश की मूर्ति बनी है। तो याद रखिए कि जो ये कहते हैं कि इसका प्रमाण हमें जो ये राजवंश रहा है, इसके जो नरेश रहे, जो राजा रहे, तो उनके दरबार में उसके कालखंड में भगवान गणेश की मूर्तियां बनी थी और उनके चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस मूर्ति की जो विशेष बात है, इसकी जो सूंड है और दाईं ओर मूर्ति है, ये कोई बाईं ओर मूर्ति है, दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर जो ये मूर्ति प्राप्त होती है, जोशीमठ से प्राप्त होती है। और गणेश की जो मूर्ति है नित्य रहित है। ये मूर्ति टिहरी के पुराने जो दरबार होता था, जो किला था, तो उसके जो राज प्रसाद के द्वार जो दरवाजा था, वहां पर ये गणेश की लकड़ी की मूर्ति बनी है। और गणेश की सूंड दाहिनी ओर मोड़ने की परंपरा पुरातन समय में गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र से चली आ रही। तो कहने का मतलब है कि जो गणेश की जो सूंड जो मुड़ाई गई थी, जो मुड़ी थी, जो दाहिनी ओर मुड़ी थी, ये जो प्रचलन था, जो ये परंपरा रही थी, ये परंपरा आपकी गुजरात में रही, राजस्थान में रही और महाराष्ट्र में। आप देखोगे जब गणपति महोत्सव लगता है तो उसमें भी आपको गणेश की जो सूंड देखने को मिलेगी, वो दाहिनी ओर ही मुड़ी देखने को मिलेगी। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे जो चलचित्र आपको देखने को मिलेंगी, तो इसी तरीके से दाहिनी ओर मुड़ी हुई देखने को मिलती है अनुमान अधिकतः। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यार ये जो परंपरा रही तो इन क्षेत्रों से ये आई होगी और इस क्षेत्र का ये राजा रहा होगा। इस क्षेत्र की ये परंपरा ये अपने साथ अपनी जो कलाएं थी उनको भी साथ लेके हुए आए थे। तो परंपरा पुरातन समय से अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से चली हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है। तो देखिए अंतर इस तरह से होता है। अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखें तो उत्तर भारत में जो गणेश की जो सूंड बनी होती है वो आपकी कहाँ को होती है, बाईं ओर होती है। और जो उत्तर भारत में जो दाहिनी ओर जो मुड़ी हुई जो सूंड दिखाई देती, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये फलाने फलाने प्रदेश से ये आए होंगे और ये तमाम चीजें रही होंगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया बच्चा। अब यहाँ पर देखिए गुज्जर प्रदेश जी से सर। कनकपाल के आने का एक अन्य प्रमाण भी मिलता है। अब ये कहते हैं कि गुज्जर प्रदेश से कनकपाल का जो संबंध जोड़ा जा रहा है, तो उससे एक अन्य प्रमाण हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि आदि बद्री मंदिर में ये प्रमाण है, जिसकी रचना जो गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिर निर्माण शैली से मिलता है। देखिए अगर आप देखोगे आदि बद्री जो का जो मंदिर है, इस मंदिर की जो बनावट है या कहे इसमें जो कारीगरी करी है, सोलंकी मंदिर जो आपकी राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो की जाती है, तो इससे मेल खाती हुई है। और इसके अतिरिक्त एक और विशेष तथ्य हमें देखने को मिलता है कि गढ़वाल और कुमाऊं की अनेक राजपूत जातियां अपना मूल स्थान गुज्जर प्रदेश को ही बताती हैं। और रुद्र सिंह और तोमर हो गए, बालकृष्ण हो गए, शास्त्री ये मानते हैं कि कनकपाल के साथ गोला, रावत और परथेयाल, रौतेला और बागली नेगी ये गढ़वाल आए थे। अब बेसिकली अगर हम देखें तो जो ये चाहे वो रावत हो, चाहे वो गोलिया हो, या फिर कहें वर्थवाल हो या रौतेला हो या नेगी, जो भी हैं हम जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में रावत हैं या जो भी हैं, ये मूलतः उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं। इस भूभाग में जो कितार जनजाति हम जितने भी कहें मूल निवासी जो माने जाते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो और जो आदिवासी हैं, तो मूलतः जो उत्तराखंड के भूभाग में इनको ही मूल निवासी के रूप में माना जाता है। क्योंकि
जो भी ये रौतेला, जो भी अन्य रावत हो गए हैं, नेगी हो गए हैं, ये जो भी रहे, जैसे बाल शास्त्री तोमर हो गए, ये रुद्र सिंह हो गए, ये इन शास्त्री बताते हैं, इनके द्वारा जो ये चीज़ें हैं प्रमाणित मानी जाती हैं, ये स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, रावत हो गया, रौतेला हो गया, बालगली हो गया, ये नेगी हो गया, ये सारे क्या हैं आपके, ये जैसे अन्य प्रदेश से ये आए थे, ये गढ़वाल आए और फिर ये यहाँ के रह गए, और फिर आज भी अगर देखो तो गढ़वाल में जो रावत हो गया, वर्तवाल हो गए, इन्हीं का ही वर्चस्व है। कहीं ना कहीं आज सिंहासन में भी जो बैठे रहते हैं, जैसे रावत हो गए, अलग अलग इनके ही शासन रहा है, तो वो मूलतः ये गुजरात, ये जो प्रदेश रहा है, गुज्जर प्रदेश से ही इनका माना जाता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कहेंगे हम मूल निवासी हैं, तो इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ चीज़ें करी होंगी, तो उस प्रकार से इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ढेर सारी चीज़ें करी होंगी। तो कहीं ऐसी चीज़ें रही होंगी जो हमारे इतिहास में नहीं है। अब देखिए, जहाँ पवार पवार तहाँ धारा है, वहाँ धारा तहाँ पवार, ये कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, जहाँ पवार तहाँ धारा है, जहाँ धारा है वहाँ पवार है। पृथ्वी पुरातरणी ने अपने ने अने पृथ्वी तरण, जो भी लिखा है ये देख लीजिए, ये आपके मतलब का नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको और डीपली लेके चल रहा हूँ। जब मैंने कहा कि कनकपाल जब कनकपाल के बाद जब राजा बना, तो कनकपाल के बाद उत्तराखंड के जो गढ़वाल था, गढ़वाल में स्थापित जब परमार वंश के, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 35 राजाओं के बारे में कहीं ना कहीं हमें जिक्र मिलता है। और जो जिक्र मिलता है 35 राजाओं का, तो उसमें कहीं पर भी हमें विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम देखते हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहाँ पर परमार राजवंश की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो 35 की जगह पर हमें 24वें जो राजा था सोनपाल के रूप में, जो खसों को हराकर भिंगला जो घाटी थी, यहाँ पर इसने अपना अधिकार करा। तो याद रखिएगा, 24वें जो राजा था, पवार वंश का जो राजा था, 24वें नंबर का सोनपाल था, इसने खसों को इस क्षेत्र में हराकर भिंगला जो घाटी थी, इस पर अपना अधिकार करा। अधिकार करने के बाद ये राज्य का विस्तार इसने किया, और भिंगला घाटी का ये अपने दूसरे पुत्र को, जो इसका जो दूसरा पुत्र था, इसको वहाँ पर भिंगला घाटी पर इसने अपने पुत्र को वहाँ पर राजा बनाया। और उसने नई राजधानी बनाकर सोनवंशी जो वंश था उसकी स्थापना करी। सोनवंशी वंश की स्थापना, जो सोनपाल का जो दूसरा पुत्र था, उसकी राजधानी जब बनाई थी, तो उसी समय सोनवंशी वंश का भी यहाँ पर उदय हुआ। और इसका जो पहला पुत्र था, जो उसका पहला पुत्र ने क्या करा, चांदपुर गढ़ था, उसको अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर इसने शासन व्यवस्था संभाली। और भिंगला घाटी को भिंगल भी से कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद आता है कि पवार वंश का जो 28वें राजा के रूप में लखन देव के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें मुद्राओं में उसका चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि गढ़वाल का जो प्रथम जो स्वतंत्र शासक के रूप में इसको माना जाता है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें इस कालखंड में रहा। और यहाँ पर जब हमने बात कर रहा हूँ मैं कि आपसे कि ये जब घटनाक्रम घटा, उसके बाद डॉक्टर सूरबीर सिंह के संग्रह में रखे गए कुछ ऐसे पत्र हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, डॉक्टर सूरबीर सिंह के संग्रह में रखे गए ऐसे पत्र जो भी हमें कनकपाल की धारई नगरी से आने के भ्रम को मिटा देता है। कहते हैं कि जो ये कहता है, जो भी व्यक्ति कहता है कि ये धारा नगरी से आता है, तो सूरबीर सिंह के जो संग्रह है वहाँ से कुछ ऐसे पत्र मिलते हैं जो ये चीज़ की को अच्छी तरह से भ्रम को दूर कर देता है। उदाहरण के रूप में 1927 में दीवान चक्रधर जुग्याल 23 मई पत्रांग जो ये पत्र है, पत्रांग की अगर बात करते हैं तो ये 560 सी भेजने की तिथि है आपकी 13 जून 1927। इंडोसमेट नंबर जो है ये तमाम को धारा दरबार भेजा गया था, जिसकी प्रति उत्तर दिनांक 10 दिसंबर 1927 को पत्र संख्या ये इतिहास
जो इतिहास अधिकारी ने पत्र संख्या जो 17 जुलाई 1927 को टेहरी भेजा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में इसकी पुष्टि की गई थी कि कनकपाल का जो धारी नगरी के राजवंश से कोई भी संबंध नहीं है। तो जो ये आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये इसके पत्र हैं। पत्र से ये पता चल जाता है कि भैया ये व्यक्ति धारा नगरी से नहीं आए। ये कहाँ से आया था? ये धारा नगरी से नहीं आया था, तो कहाँ से आया था बताओ? मालवा प्रदेश से। बिल्कुल सर सही। मालवा। ठीक है। माल अब ये कहता है कि इसी प्रकार जो कनकपाल को गुर्जर प्रदेश से आने की बात सर्वाधिक प्रमाणित प्रतीत होती है। ये कहते हैं कि जो मालवा ये जो है धारापुरी से इसका संबंध नहीं रहता, और इस प्रकार से ये तमाम चीज़ें को जो हम देखते हैं तो उससे ये प्रतीत होता है कि भैया ये व्यक्ति के जो गुर्जर प्रदेश से आने की जो बात है वो सारे रूप में प्रमाणित होती है। और हमारे उत्तराखंड के जो श्री कन्हैया लाल कनिक लाल मुंशी रचित द गलोरी डेट वार्ड गुज देव देश में राजस्थान, महाराष्ट्र और मालवा एवं गुजरात के क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, जिसे गुज्जर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली अब ये हम कह सकते हैं कि मालवा कहो या फिर गुज्जर प्रदेश से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो ये जी सर। वर्ण निर्धारण है तो इसको अब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा देखेंगे तो हमारे पूरे खिचड़ी जैसी बन जाएगी। तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो।